हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी खुश होगे, स्वस्थ होगे और पढ़ाई में लगे हुए होगे। क्लियर है ना? लगना जरूरी है क्योंकि अब एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है। वेरी गुड। चलो बच्चों, आप लोगों को पता है जितना भी हम लोगों ने 3 चैप्टर्स जो 12th क्लास के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे, आज चैप्टर नंबर 4 आपके सामने लेके आया हूं बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से बहुत सारे फॉर्मूलाज आप लोगों को बार बार कंफ्यूज करते हैं कि कब क्या दे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, न्यूमेरिकल में क्या दे तो कौन सा लगेगा। आज आपके सारे डाउट्स में क्लियर करने आया हूं। क्लियर है ना? अपनी कॉपी में एडिंग डालो, चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। वेरी गुड। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है वो चैप्टर नंबर 4 है। और बेटा करंट एंड क्या है बताओ, मैटर एंड मैग्नेटिज्म क्या है, चैप्टर नंबर 5 है। तो हम चैप्टर नंबर 4 को आज डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 5 को कल डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना? तो चलो बेटा शाबाश, हेडिंग डालो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बच्चों इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कि क्या दे तो कौन सा फॉर्मूला लगाए न्यूमेरिकल में। क्लियर है ना? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, हम मूविंग चार्ज की बात करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में कौन सा फॉर्मूला? मूविंग चार्ज वाला फॉर्मूला। क्लियर है ना? तो फर्स्ट जो कंसेप्ट है मूविंग चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे, करंट को बाद में लेके आएंगे। मूविंग चार्ज। अब आपको ये बात है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है और वो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मान लिया बच्चों ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है ना? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है। क्लियर है ना? अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल को मूव करवा दिया बेटा Q प्लस, ठीक है ना, और मैं कहूं कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगाता है। मैग्नेटिक फील्ड को किससे नोट करते हैं बच्चों? बी से। क्लियर है ना? तो अगर मान लिया चार्ज पार्टिकल जा उधर रहा है, v की डायरेक्शन उधर है, b इधर है, दोनों के बीच में एंगल थीटा दे मान लिया आपको कभी भी, तो आपको पता है कि इस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स लगाता है। वेरी गुड। वो फोर्स कितना होता है बच्चों? बी क्यू वी साइन थीटा। क्लियर होना चाहिए, बी क्यू वी साइन थीटा। हो गया ना क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगर क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन देखा जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट होगी बेटा वी क्रॉस बी। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो वी क्रॉस बी बच्चों, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो आपको लेना पड़ेगा बी क्रॉस वी, पलटना पड़ेगा बेटा, याद रखना। तो तब चार्ज नेगेटिव। क्लियर है ना? तो आपको ये वेक्टर फॉर्म दोनों सभी बच्चों को याद होना चाहिए कि वेक्टर फॉर्म वी क्रॉस बी और बी क्रॉस वी। क्लियर है ना? ए क्रॉस बी का पता है ना? ए की डायरेक्शन में, फर्स्ट की डायरेक्शन में फिंगर, बी की डायरेक्शन में रोटेट कर दो, थंब अंदर गया, वी क्रॉस बी। और अगर बेटा बी क्रॉस वी करना है तो आउटवर्ड डायरेक्शन, बी को वी की डायरेक्शन में घुमा दो। तो आपको पता है राइट एंड थंब रूल से आप फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हो। क्लियर है ना? अगला पॉइंट समझो बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना, जब अब थीटा 90 हो तो अलग केस आएगा, थीटा 0 है तो क्या होगा? अलग केस आएगा। तो आप देख सकते हो जब थीटा 0 डिग्री पुट करोगे तो फोर्स 0 होगा। मतलब अगर उसी की डायरेक्शन में जा रहे हो या उसके एंटी पैरेलल जा रहे हो, आपको पता 180 पे भी 0 होता है। ये जितने भी फॉर्मूले जिसके ऊपर साइन थीटा 0 होता है उनके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? 0। तो मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल की मोशन को इफेक्टेड नहीं करेगा। क्लियर है ना? मोशन को इफेक्टेड नहीं करेगा। क्लियर बात है? तो इसका मतलब F0 जो भी होगा, F को यानी कि 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे जो भी एंगल आप ले उसके अंदर F की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। तो इसका मतलब नो इफेक्ट बेटा, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगला पॉइंट समझो। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, अगर आपको लगता हो कि थीटा 90 डिग्री हो जाए बच्चों, मान लिया थीटा 90 हो जाए, उस टाइम के पे क्या होगा जब थीटा 90 हो जाए? तो आपको पता है फोर्स मैक्सिमम लगेगा बी क्यू वी, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पे मैक्सिमम फोर्स लगाएगा। और फॉर्मूला कितना? बी क्यू वी। और अगर आप लोग सिर्फ याद रखना, अगर थीटा 90 लगता है तो ये फोर्स क्या करेगा उस चार्ज पार्टिकल को? क्योंकि फोर्स के कितने काम हो सकते हैं बताओ? 3। फोर्स किसी की स्पीड को कम कर सकता है, फोर्स किसी की स्पीड को बढ़ा भी सकता है, और फोर्स किसी की डायरेक्शन को भी चेंज करता है। तो बेटा याद रखना, ये मैग्नेटिक फील्ड किसी चार्ज की स्पीड को कम ज्यादा नहीं कर सकता बेटा,
ये फोर्स डायरेक्शन चेंज करेगा, क्योंकि फोर्स के 3 काम होते हैं, किसी स्पीड घटाना, किसी की स्पीड बढ़ाना, और तीसरा केस होता है उसकी डायरेक्शन को बदल देना। मतलब स्पीड सेम रहेगी, v की वैल्यू सेम रहेगी, v नहीं बदलेगा, लेकिन क्या करेगा चार्ज पार्टिकल की जो इधर जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन को बदल देगा। तो थीटा कितने डिग्री होगा बच्चों, 90 डिग्री होगा। तो समझो ये केस, अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है और बेटा चार्ज पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितने डिग्री एंगल है, 90। तो इस केस में इसकी डायरेक्शन को बदलेगा मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की, और वो डायरेक्शन कौन सा पाथ होगा बच्चों, सर्कुलर पाथ। कौन सा पाथ होगा बच्चों, सर्कुलर पाथ। तो इसका मतलब ये सर्कल, ये चार्ज पार्टिकल जो है ना बेटा सर्कल में घूमना शुरू कर देगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, सर्कल के अंदर। क्लियर है ना। और जब सर्कल में रोटेट करेगा तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाएंगी, या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। वो डायरेक्शन बताएंगे v क्रॉस b से। मैं यहाँ डायरेक्शन नहीं बताने आया हूँ, इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज करवाने आया हूँ। डायरेक्शन के लिए आपको वीडियो लेक्चर कंप्लीट देखना पड़ेगा, इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है, डेरिवेशन है। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बस इतना याद रखना कि थीटा 90 में सर्कल में घूमना शुरू कर देता है। अब अगर सर्कल में घूमेगा तो बेटा आपको पता है इसकी रेडियस भी पूछी जा सकती है, इसकी स्पीड भी पूछी जा सकती है, और बेटा इसका क्या टाइम पीरियड वगैरह भी पूछे जा सकते हैं। तो इसके अंदर जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं सर्कुलर मोशन पे ज्यादा बनते हैं जब थीटा कितने डिग्री होता है बच्चों, 90 डिग्री। क्लियर है ना। अब आगे बढ़ते हैं। सर ठीक है, ये तो हमें क्लियर हो गया। अब ये बताओ हमें नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बनेगा। देखो बेटा मैं ये यहां से रब करता हूं और एक एक चीज यहां मैं नोट करता हूं, आप इसको आराम से अपनी कॉपी में नोट करते चलना। देखो बेटा फोर्स कितना होता है थीटा 90 पे, बी क्यू वी। बी क्यू वी, बिल्कुल ठीक बात है सर, बी क्यू वी होता है। ठीक है। अब अगला पॉइंट, ये सर्कल में जब घूमेगा तो आपको पता है सेंट्रीपिटल का काम करेगा, क्योंकि ये फोर्स सेंट्रीपिटल के बराबर होगा तभी तो सर्कल में घूम पाया होगा ना। तो इसका मतलब ये फोर्स जी ये बी क्यू वी किसके बराबर होगा, सर्कुलर का केस ले ले तो बेटा, तो एम वी स्क्वायर बाई आर। व्हाट इज आर, इसकी रेडियस जो सर्कल की, ये व्हाट इज आर। तो यहां से कुछ भी निकाल लो बच्चों, आपकी रेडियस का फॉर्मूला कितना आ गया बेटा, एम वी अपॉन बी क्यू। लो ये रेडियस का फॉर्मूला है, सर्कुलर पाथ में रेडियस का फॉर्मूला ये है। लेकिन सर्कुलर पाथ कब बनेगा, जब थीटा डिग्री कितने डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। क्लियर बात है, 90 डिग्री पे। अगला पॉइंट सुनो, नेक्स्ट क्या है, एम वी अपॉन बी क्यू, ये होगा रेडियस का फॉर्मूला। अब अगर ये घूमेगा तो इसका टाइम पीरियड भी तो होना चाहिए ना। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखो, टाइम पीरियड देखो, ये इस पे स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जब थीटा 90 डिग्री है तो कितने रेडियस पे सर्कल पे चार्ज पार्टिकल घूमना शुरू करेगा सर्कल में। तो देखो नेक्स्ट टाइम पीरियड, नेक्स्ट टाइम पीरियड आपको पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो, 2 पाई आर बाई वी। और आपको आर का फॉर्मूला पता चली गया, यहां पे पुट करोगे तो 2 पाई एम वी अपॉन बी क्यू। और बच्चों v से v क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 2 पाई एम अपॉन बी क्यू। सभी बच्चों को ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए कि 2 पाई एम अपॉन बी क्यू होता है ना। तीसरा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। इसको पलट दो बेटा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बी क्यू अपॉन 2 पाई एम, ये होगी फ्रीक्वेंसी। अगर आपसे पूछे सर काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। और आपको पता होना चाहिए हाफ इंटू एम, वी का फॉर्मूला यहां से निकाल लो, वी का क्या होगा, बी क्यू आर बाई एम। तो इसका मतलब यहां पे मैं बी क्यू आर बाई एम रिप्लेस कर देता हूं, और बेटा यहां से 1/2 एम बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। एम से एम क्या हो गया, कैंसिल। तो बच्चों ये फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा। क्लियर है ना। अब आपको गया सर आप ये तो थीटा 90 का केस लिया है आपने, अगर थीटा 45 है तो उसके अंदर भी तो फोर्स आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन वो सर्कुलर पाथ नहीं होगा, वो हेलिकल पाथ होगा। कौन सा पाथ होगा बच्चों, हेलिकल। अभी याद रखना है, डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा, वो हेलिकल पाथ होगा। क्लियर है। हेलिकल का मतलब है वो सर्कल में भी घूमेगा और आगे भी चलेगा, सर्कल में भी घूमेगा और आगे भी चलेगा। उसकी दो मोशन होंगी, सर्कल में घुमाने वाली और उसको लीनियरली आगे लेके जाने वाली। तो इसका मतलब वो हेलिकल पाथ बोला जाता है बच्चों। कल क्लियर है ना। अब यहां नोट कर लेना ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। सर इस पे न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, चार्ज बोल देगा, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, उनके काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बोल देगा। तो देखो मास और चार्ज का याद रखना, क्यू स्क्वायर एम है,
यहाँ पे भी सेम काम करेगा, मास और चार्ज बदल के देगा। यहाँ पे भी सेम काम करेगा, रेडियस में भी चार्ज और मास बदल के देगा, रेडियस का रेशियो पूछ लेगा। मतलब आपको अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, जितने भी ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं पांचचार, इनके चार्ज और मास याद होने चाहिए बच्चों। ये न्यूमेरिकल तब सोल्व होंगे। क्लियर बात है ना? नोट कर लेना अपनी कॉपी में जो मैं बोल रहा हूँ। क्लियर है ना कि क्या याद होना चाहिए, उसको याद करोगे आज ही। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं सर, ठीक बात है। फ्रीक्वेंसी भी सेम, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, काइनेटिक एनर्जी, रेडियस और वेलोसिटी वगैरह भी आपको क्लियर होना चाहिए। तब है जब चार्ज पार्टिकल 90 एंगल पे सर्कुलर में घूमना शुरू कर दे। अगला पॉइंट है सर, अगर वो सर्कल में रोटेट ना करे, थीटा 45 है तो क्या होगा? मैं ये चीज रब करता हूं, ठीक है? गुड। अगर थीटा 90 डिग्री नहीं है तो क्या होगा? होगा सर कुछ तो डेफिनेटली होगा, ठीक है? आप बता रहे हो कि भाई थीटा 0 पे तो फोर्स 0 हो जाता है सर, 90 के ऊपर सर्कल में घूमता है। और अगर 45 है तो 30 है तो, क्लियर है ना? तो आपको क्या है, वो आपका पाथ, इफ थीटा की वैल्यू किसके बीच में लाई करनी चाहिए? 0 और 90 के बीच में। क्लियर बात है? तो क्या होगा उस केस में? आपका जो पाथ बनेगा चार्ज पार्टिकल का बच्चों, वो ऐसा बनेगा, सर्कल में भी घूमेगा और आगे भी जाएगा। क्लियर है ना? और आपसे पूछा जाए कि बताओ सर यहां पे कौन सा फॉर्मूला वैलिड होगा टाइम पीरियड का? क्लियर है ना? देखो बेटा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? अभी बताया था 2 मिनट पहले, 2πm/bq। इसके अंदर कहीं पे भी ये कोई डिस्कशन है ही नहीं कि थीटा कितने डिग्री होना चाहिए, तो कांस्टेंट है। ये हर पाथ के लिए कांस्टेंट है, चाहे कोई सर्कुलर पाथ हो, चाहे ये हेलिकल पाथ हो। बेटा याद रखना, हेलिकल पाथ हो, सबके लिए ये टाइम पीरियड तो सेम रहेगा। हो गया ना? अब बात करते हैं सर वेलोसिटी कौन सी लोगे? अब एक बात बताना, वेलोसिटी यहाँ दो होंगी। ये इस तरह का केस बन गया बच्चों। देखो ये अगर मैं कहूंगी मैग्नेटिक फील्ड के साथ चार्ज पार्टिकल ऐसे चला गया एंगल थीटा पे, इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक तो होगा v sin थीटा, जिसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, और एक पैरेलल होगा v का cos थीटा। v sin थीटा इसको सर्कल में घुमाएगा, क्योंकि b के साथ कितने डिग्री एंगल बना रहा है v sin थीटा? 90। और 90 वाला क्या करता है? सर्कल में घुमाने की कोशिश करता है, और v cos थीटा उसको आगे लेके जाएगा। तो इसका मतलब ये तो उसको लीनियरली आगे ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये वाला क्या है? उसको सर्कल में घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर बात है ना? तो इसका मतलब आपको ये क्लियर होना चाहिए, अगर थीटा 90 ना हो के 0 से 90 के बीच में लाई करे। होगा ना बेटा? अगला पॉइंट समझो। नेक्स्ट है सर, इसमें क्या क्वेश्चन, इसमें ना एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पिच का, बेटा याद रखना। व्हाट इज पिच? पिच का फॉर्मूला आपको अपने माइंड में याद रखना है कि बच्चों बताओ पिच क्या है? पिच होता है जब ये पूरा सर्कल में घूमे। अगर ये सर्कल में घूमे उस टाइम पे वो कितना आगे लेके जाएगा? v cos थीटा इसको कितना आगे ले जाएगा? एक सर्कल में घूमने वाले टाइम के दौरान वो कितना उसको आगे लेके जाएगा? दैट इज कॉल्ड पिच। तो इसका मतलब पिच एक डिस्टेंस है बच्चों, याद रखना। पिच क्या है एक बच्चों? डिस्टेंस। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। और आपको वेलोसिटी कौन सी लेनी है? v cos थीटा, क्योंकि पिच जो होती है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है बच्चों। पिच जो होती है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है। अब अगला पॉइंट, इसका मतलब v का cos थीटा और मल्टीप्लाई टाइम, और आपको पता है टाइम पीरियड क्या होता है? 2πm/bq। तो पिच का फॉर्मूला आ गया बेटा v cos थीटा 2πm/bq। इसको आप लोग थोड़े से अच्छे वे में लिखोगे तो क्या आ गया बताओ? 2πmv cos थीटा अपॉन bq। अपनी कॉपी में इस पिच वाले फॉर्मूले के ऊपर स्टार लगा लेना बच्चों, कि मैंने समझा दिया कि थीटा 90 है तो क्या होगा, 0 और 90 के बीच में है तो क्या होगा, और बेटा अगर 0 है प्रॉपर तो क्या होगा। ये चार्ज पार्टिकल जब मोशन में होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो इन फॉर्मूलाज के ऊपर स्टार लगाते चलना। ये फॉर्मूला ये आपको याद रखना पड़ेगा, कौन सा क्या करेगा। मैंने बताया v cos थीटा आगे लेके जाएगा, v sin थीटा इसको सर्कल में घुमाएगा, क्योंकि थीटा 90 बन रहा है v और इस v के साथ। बेटा क्लियर है ना? तो इसे सर्कल में घूम रहा है, आगे भी जा रहा है, तो इसको हेलिकल पाथ बोलते हो गया ना? अगला पॉइंट नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सिर्फ चार्ज पार्टिकल के बाद जो मोशन है बेटा, उसके बाद क्या करते हैं हम? करंट पे आते हैं। किस पे आते हैं बताओ? करंट पे। और करंट में कहां कहां से स्टार्ट करते हैं? आपको ही पता होना चाहिए कि कोई भी करंट कैरिंग वायर
अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दी जाए तो वो करंट कैरिंग वायर इसके ऊपर क्या लगाता है, फोर्स बताओ, फोर्स लगाता हूं मैग्नेटिक फील्ड, क्या होता है, बिल साइन थीटा। देखो बेटा ये फॉर्मूला मैं लिखते चलूंगा, आप लोग अपनी कॉपी में ये नोट करते चलना बेटा, ठीक है ना। मैं अब कर रहा हूं ये चीज अच्छे से, आई होप आप लोगों ने नोट कर ली होगी, की है या नहीं की है सर, अभी कर रहे हैं, ओके ठीक है ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। एक और बताना बच्चों मुझे, अगर कोई चार्ज पार्टिकल चल पड़े, आपको पता है कोई भी मूविंग चार्ज क्या पैदा करता है, करंट, क्या पैदा करता है बच्चों, करंट, और उसका मतलब करंट बन गया वहां। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल किधर जा रहा है तो क्या है बताओ, करंट है। तो एक चीज याद रखना, देखो फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग वायर, फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग वायर, टॉपिक यही है। बस मैं डायरेक्ट फॉर्मूला याद लिखवाऊंगा, आप लोग इसका डेरिवेशन कर लेना, डेरिवेशन पढ़ के। देखो बच्चों अगर ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट इधर है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर क्या लगाएगा, यूनिफॉर्म फोर्स लगाएगा। फॉर्मूला याद रखना, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बिल साइन थीटा। अगर इसको थीटा किसके बीच का एंगल होता है, लेंथ वेक्टर के बीच का, क्लियर है ना। लेंथ उधर है, हमेशा एल और आई हमेशा पैरेलल होंगे, याद रखना। लेंथ वेक्टर उधर लिया जाएगा जिस डायरेक्शन में क्या है, करंट की डायरेक्शन है, क्लियर है ना। तो इसका मतलब ये जो एंगल होता है ये एल और बी के बीच का, आई और बी के बीच का नहीं, क्योंकि आई तो स्केलर है ना, वेक्टर नहीं है ना बेटा, ये गलत एरो लगा दिया, आई क्या है, स्केलर है। तो इसका मतलब इसलिए एल वाला मान लिया कि एल सही है, तो इसका मतलब ये हो गया बेटा आई इंटू एल क्रॉस बी, याद रखना बेटा ये उसकी वेक्टर फॉर्म है। शेप देख लो, करंट और हमेशा लेंथ वेक्टर पैरेलल होते हैं, एल मतलब मैं लिख देता हूं लेंथ एलिमेंट बेटा, लेंथ वेक्टर, ठीक है। तो लेंथ की वेक्टर हमेशा आई की डायरेक्शन में लेना, बी के साथ ये एंगल होता है थीटा। अब इसको आप लोग रूल के अकॉर्डिंग देखो, पहले एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, तो इसका मतलब इनवर्ड जाएगा फोर्स, तो रूल भी साथ में क्रॉस प्रोडक्ट देगा। अगला पॉइंट समझो, अगला पॉइंट ये है कि दूसरा बेटा, अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये तो फोर्स निकल गया बेटा, अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो बिल साइन थीटा के बाद क्या होगा, बायोट सावर्ट लॉ आएगा। कौन सा बताओ, बायोट सावर्ट लॉ। उसने बताया था मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी, किस पॉइंट पे कितनी होगी, सबसे पहले यही आया था। तो उसने क्या बताया, उसने बताया अगर एसिमेट्रिक वायर हैं, एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं बेटा, एसिमेट्रिक वायर है टेढ़ी मेढ़ी, तो किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला जा सकता है ड्यू टू इट्स शॉर्ट लेंथ एलिमेंट, उसके छोटे से एलिमेंट की वजह से, क्लियर है ना। तो इसका मतलब क्योंकि छोटा सा एलिमेंट हमेशा छोटा होता है, वो लगभग स्ट्रेट होता है, ठीक है ना। अगर बढ़ा लोगे तो हो सकता है टिल्ट भी हो जाए, तो लेकिन शॉर्ट अगर आप लेते हो तो लेंथ एलिमेंट सिमेट्री की माना जाता है, तो इसलिए इसने भी सिमेट्री के बारे में बताया था, ठीक है ना। लेकिन इसने शॉर्ट लेंथ एलिमेंट के बारे में बताया, इसने लंबी एक साथ वायर का कहीं इफेक्ट नहीं बताया। तो आपको पता है कोई भी करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है, करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, इस थ्योरी पे काम करना है। करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, वेरी गुड, प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। सर ये तो सही बात बताई आपने, क्लियर है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है तो वैल्यू कितनी होती है, देखना वैल्यू क्या है। ऐसे टेढ़ी मेढ़ी कोई भी वायर लो, किसी पॉइंट पे बताना हो तो मान लिया इस लेंथ वेक्टर, छोटे से लेंथ एलिमेंट को हम कुछ भी बोल सकते हो, लेंथ एलिमेंट को आइडियल बोलते हैं, याद रखना। करंट की डायरेक्शन और लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन छोटे से मल्टीप्लाई कर दो, अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां इफेक्ट आ जाए पी पॉइंट पे, तो ये छोटे से लेंथ एलिमेंट के लिए किसने बताया था, बायोट सावर्ट लॉ ने। उसने कहा था छोटा सा लेंथ एलिमेंट में लूंगा, उसका इफेक्ट किसी पॉइंट पे मैं बता सकता हूं, दैट इज कॉल्ड बायोट सावर्ट लॉ। उसका फॉर्मूला सुनो कि इस लेंथ एलिमेंट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, उसको डीबी बोलते हैं। तो वो क्या होता है, म्यू नॉट आई, जितना आपने छोटा सा लेंथ एलिमेंट या लेंथ एलिमेंट होता है दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये लेंथ वेक्टर, ये करंट, ठीक है ना। इसको करंट एलिमेंट भी बोल सकते हो, आइडियल को क्या बोल सकते हो, करंट एलिमेंट बेटा, मल्टीप्लाई करने के बाद करंट एलिमेंट, ठीक है ना। करंट और लेंथ वेक्टर मल्टीप्लाई कर दो तो करंट एलिमेंट बन जाएगा, वेरी गुड। अब म्यू आइडियल, ठीक है। और आपको बताइए थीटा, करंट के डायरेक्शन लेंथ वेक्टर के बीच का, करंट के डायरेक्शन में होता है ना, लेंथ वेक्टर भी बताया था, एल और आई हमेशा पैरेलल होते हैं, तो इसका मतलब एल भी उधर, तो उसके साथ दो रेडियस आर, जो पॉइंट जो एंगल बनाएगा उसको थीटा बोलते हैं, ठीक है ना। थीटा याद रखना, एल के बीच में और आर के बीच में,
एल के बीच में और आर के बीच में, क्लियर है। तो इसका म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर में लिख देता हूं। थीटा जो होता है वो एंगल बिटवीन 4 पाई भी आएगा, एंगल बिटवीन एल एंड आर। वहां से आर किस डायरेक्शन में है, जैसे मैं यहां से ना तो करंट ऊपर है तो ये तो एल हो गया, और यहां से आर इधर है तो ये एंगल थीटा होगा। रट लेना बेटा, ये गलती मत करना। जिसमें एग्जांपल दूं ना कि बताओ ये तो आई तो इधर है और बताओ यहाँ पे आर इधर है तो कितने डिग्री एंगल होगा, थीटा 90 डिग्री होगा। बात समझ में आ गई ना। तो आपको पता होना चाहिए लेंथ हमेशा करंट के डायरेक्शन में मानी जाती है, आर जिस डायरेक्शन में हो तो आपको ये थीटा की वैल्यू जो भी है आप रिप्लेस कर लेना, डीएल और आर के बीच का एंगल होता है। अगला पॉइंट सुनो सर, ठीक है यहाँ पे थीटा बदलता रहेगा, बिल्कुल बदलता रहेगा, थीटा कांस्टेंट नहीं है तो इसको हम इंटीग्रेशन करके भी छोड़ देते हैं, कई बुक में इसको इंटीग्रेशन किया हुआ है। तो इस तरह से बायोट-सावर्ट लॉ को ये रिजल्ट माना गया है। आर क्या है पता चल गया, डीएल क्या है स्मॉल लेंथ एलिमेंट बेटा, छोटा सा जिसका इफेक्ट निकालना है, आई क्या है करंट कितना गया, और ये आर ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक की इस डिस्टेंस को आर बोल दिया, ठीक है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है, कौन कौन सी। इसको हम कहां यूज करेंगे मेनली, एक तो इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का किसी पॉइंट पे अगर फाइनाइट है चाहे इनफाइनाइट है, उसका रिजल्ट मैं लिख देता हूं। उसकी पहली एप्लीकेशन है बायोट-सावर्ट लॉ, ये फॉर्मूला याद रखना। डीएल क्या है, आई क्या है, साइन थीटा किसके बीच का एंगल है, आर क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो पता है सबको कांस्टेंट ही होता है, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, देखो यही लिख देता हूं। इनफाइनाइट के लिए क्या होगा, इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला स्टार्टिंग में फाइनाइट का लिख लो, उसके साथ कंडीशन पुट करवा दूंगा। फाइनाइट स्ट्रेट वायर, अगर ये एप्लीकेशन है पहली बेटा बायोट-सावर्ट लॉ की, मान लिया कोई फाइनाइट है स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट आई जा रहा है, इस पॉइंट पे बी निकालना है मैग्नेटिक फील्ड पी पे। तो आपको पता है यहाँ थीटा कितने डिग्री है, 90 डिग्री ना, नहीं मतलब यहाँ पे क्या है बताओ, डीएल और आर, ठीक है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई देखो ऐसा है, ये लेंथ वेक्टर है ना इस पॉइंट पे, ठीक है ना, इस पॉइंट पे यहां से जोड़ो, ठीक है ना। इस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला, अगर ये एंगल अल्फा है ऊपर वाला और ये एंगल क्या है इसके साथ बीटा है, फाइनाइट लेंथ है इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है ना, ये फाइनाइट लेंथ है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद रखना। इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर की वजह से कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाए या फाइनाइट की वजह से आए तो आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। इस पी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, आर डिस्टेंस पे, ये फाइनाइट लेंथ है, इस एंड से एक एंगल यहाँ पे अल्फा बन रहा है और नीचे वाला एंड बीटा बना रहा है इस लाइन के साथ आर के साथ बेटा। तो यानी कि आपसे पूछे व्हाट इज बी एट पॉइंट पी, तो आपका आंसर आएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, क्या आएगा बोलो जल्दी, आर स्क्वायर इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। बच्चों याद रखना, अगर फाइनाइट लेंथ है तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पे अगर निकालना है तो क्या होगा, म्यू नॉट आई डीएल अपॉन 4 पाई आर, सॉरी 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। लो बेटा यार स्क्वायर नहीं बेटा, ठीक है ना। तो आपको ये अगर इनफाइनाइट हो जाए तो ये फाइनाइट का है, क्योंकि एंगल तो तभी बनेगा तो फाइनाइट बनेगा, यहां से यहां तक की लंबाई की कोई वायर दे रखी है। अगर इनफाइनाइट है तो थीटा 90 बन जाएंगे बेटा, अगर इनफाइनाइट है तो थीटा क्या बन जाएगा 90, ये भी और ये भी, तो यहाँ 90 पुट करोगे तो इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला क्या बन गया, यहाँ लिख देता हूं मैं। इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, जो यहाँ पे अल्फा भी 90 पुट करना, बीटा भी 90 पुट करना, और आपका रिजल्ट जो आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पे आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। और बच्चों यहां पे एंगल पुट करूंगा तो साइन 90 साइन 92, तो यहां से एलसीएम लेके मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड है एट पॉइंट पी इनफाइनाइट के लिए, ठीक है ना। तो ये अल्फा बीटा बदलते रहना, इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना बेटा। अगला पॉइंट चलते हैं नेक्स्ट बेटा। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेट वायर की बजाय सर्कुलर वायर है तो बेटा देखो अगला मैग्नेटिक फील्ड का सर्कुलर वायर की वजह से क्या फॉर्मूला याद रखना है, स्ट्रेट का याद रहेगा ना, ये फॉर्मूला म्यू नॉट 4 पाई आर, आर ये डिस्टेंस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, ठीक बात है। अगर मैं कहूं आपसे कि सर्कुलर वायर है, ए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर का फॉर्मूला, स्ट्रेट वायर का नहीं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर, बिल्कुल सही बात है सर। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सर्कुलर वायर का जो फॉर्मूला है आपको पता है ना, वायर चाहे सर्कुलर हो बच्चों और चाहे स्ट्रेट हो, मैग्नेटिक फील्ड तो पैदा करेगी ना दोनों केस में।
अब सर्कुलर वायर के लिए याद कैसे रखोगे, देखो बेटा याद रखना, इसका फॉर्मूला होता है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछे तो मान लिया बेटा एट द सेंटर, पहली बात एट द सेंटर, सेंटर तो किसी भी शेप का हो सकता है, इसका भी सेंटर बन सकता है, सेमी का भी बन सकता है, क्वार्टर का भी सेंटर बन सकता है, किसी भी एंगल वाले का बन सकता है, यानी कि थीटा एंगल वाले का भी सेंटर होता है बेटा आर्क का, तो इसका मतलब करंट उसमें भी तो जा सकता है आई, तो कोई भी चाहे वो कंप्लीट सर्कल हो, सेंटर पे निकाल दो, सेंटर पे एट द सेंटर, तो क्या होगा, फॉर्मूला है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा। बच्चों याद रखना, अगर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, व्हाट इज आई करंट, व्हाट इज आर रेडियस। अब थीटा क्या है, जो एंगल यहां देगा आपको, ये थीटा है ना जैसे, तो इसका मतलब इसके लिए एंगल है, अगर फुल सर्कल कंप्लीट सर्कल है बेटा, कंप्लीट सर्कल है तो थीटा कितने डिग्री होगा 2 पाई 360, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना आ गया बच्चों बोलो, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आ गया यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर मल्टीप्लाई 2 पाई, और आपको पता है यह कैंसिल करने के बाद क्या आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, सिंपल बात है। और अगर हाफ मतलब सेमी है तो सिर्फ मतलब इतना ही सर्कल है तो बेटा ये लो ये है, इसके ऊपर बताना, बताओ इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना गया इस पॉइंट पे, तो आपको क्या करोगे बस यहाँ थीटा की जगह पाई रिप्लेस कर देना, सिंपल है। मैं डायरेक्शन नहीं बता रहा, लेकिन आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। डायरेक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताओ, यहाँ पे डायरेक्शन आउटवर्ड और यहाँ पे ऐसे करंट होता तो इनवर्ड, ठीक है। रूल्स आते हैं वो डेरिवेशंस करोगे तब क्लियर होगा। ये न्यूमेरिकल सिर्फ फॉर्मूला जो आने हैं ना बेटा, उनके फॉर्मूला की चीजें बता रहा हूँ कौन कौन से कब यूज करने हैं, तो हमेशा याद रखना कि फुल सर्कल के लिए म्यू नॉट आई 2 पर, अगर हाफ होता तो इसके लिए क्या होगा बोलो, शाबाश म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और आपको पता है सेमी के लिए ये पाई बनेगा एंगल, तो यहाँ पे पाई रिप्लेस कर दो, पाई से पाई कैंसिल, तो क्या आ गया म्यू नॉट आई बाई 4 आर, व्हाट इज आर रेडियस सर्कल की, क्लियर है। अगला पॉइंट नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये सर्कल का भी हो गया सर, स्ट्रेट वायर का भी हो गया। नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों ने, नेक्स्ट है बेटा एक्सिस के ऊपर निकालना है, तो एक्सिस के ऊपर निकालना है तो कोई भी करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर वायर बेटा, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर, एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर, करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। तो बेटा मान लिया ये कोई करंट कैरिंग वायर है और आपसे पूछा जाए इसकी एक्सिस यहाँ है, बताओ यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी दूर, या आर रेडियस है बच्चों, ये एक्स दूर आपसे कोई पूछे बताओ व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस, तो क्या करोगे, करंट कैरिंग वायर है जैसे सर्कुलर है ना, यहाँ पूछे कोई एक्सिस पे, ठीक है ना, यहाँ पे एक्सिस पे कोई पूछे तो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, या ऐसे करंट हो चाहे ऐसे हो, क्लियर है, तो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे, तो बीपी मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे होता म्यू नॉट आई बाई आर स्केयर बाई 2 आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर 3/2। याद रखना बेटा, कैसे भी याद रखो, ये एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आता है, एक्सिस के ऊपर याद रखना बच्चों, म्यू नॉट आई आर स्केयर बाई 2 आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर 3/2। या तो ये रिपल्सिव आएगा इस डायरेक्शन में, या ये मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्टिव आएगा इस डायरेक्शन में, दो ही पॉसिबिलिटी है, क्लियर है ना, या तो इसी एक्सिस पे रिपल्सिव या इसी एक्सिस पे अट्रैक्टिव। वैल्यू इतनी होगी बेटा म्यू नॉट आई, आर क्या है पता चल गया, रेडियस, एक्स डिस्टेंस कितनी दूर है वो यहां से चेक कर लो आराम से, क्लियर है। अगला फॉर्मूला नेक्स्ट क्या जो आप याद रखना है वो क्या है, वो है दो करंट कैरिंग वायर, दो करंट कैरिंग वायर अगर हैं, नहीं मतलब आप लोग सोलेनोइड और टोरॉइड वाला भी याद रख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मैं सोलेनोइड टोरॉइड का भी बताता हूं, ये चीज मैं कर दूं। सोलेनोइड का फॉर्मूला क्या होता है, सोलेनोइड अगर सोलेनोइड है और आपसे बिल्कुल सेंटर पे पूछे, बिल्कुल सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछे किसी सेंटर पे, ठीक है ना, मिड पॉइंट पे, ठीक है ना, सेंटर मतलब बिल्कुल बीच में कि दो टर्न इधर गए हुए, तीन है सॉरी लो एक और कर दिया, तीन इधर है, तीन इधर, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड पूछे सेंटर पे, ठीक है ना, सेंटर पे कितना होगा, बी एट द सेंटर दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई एल। व्हाट इज आई, इसमें कितना करंट है, व्हाट इज एल, इसकी कितनी लंबाई है, व्हाट इज एन, इसमें टर्न्स कितने हैं। तो मुझे लगता है ये फॉर्मूला तुम्हें याद होगा, म्यू नॉट तो कांस्टेंट होता है, अगर सेंटर पे पूछे बिल्कुल हाफ हाफ बटा, तो पूछे व्हाट द सेंटर एट द सेंटर ऑफ सोलेनोइड, तो आपका म्यू नॉट एन आई बाई एल आएगा। अगर एंड्स पे पूछे, एंड पे, एंड मतलब बिल्कुल यहां पूछे यहां पे, या बिल्कुल एंड वाले लूप पे, तो यहां पूछे तो ये एंड है बेटा, देखो ये भी एंड पॉइंट है, मैं लिख देता हूं ये सेंटर है
और बच्चों ये भी एंड बिल्कुल लास्ट में है, तो इसका मतलब ये भी एंड है, तो कहीं ना कहीं इसका फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट NI/2L। याद रखना इनके डेरिवेशन आते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे डेरिवेशन नहीं करवाने हैं, फॉर्मूले बताने हैं, तो मुझे लगता है आप आराम से सोलेनोइड का बता सकते हो, कर सकते हो ना, मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है भी। आपको सोले ऐसे टर्म देगा, सेंटर पे पूछे, एंड्स पे पूछे, आप आराम से बता सकते हो सेंटर पे ये, और एन क्या है, एल क्या है, मैंने आप लोगों को बता दिया, कर लोगे ना। नेक्स्ट क्या है, टोरॉइड। टोरॉइड में क्या है आपको पता है, टोरॉइड वाला केस कैसा होता है बच्चों, टोरॉइड एंडलेस सोलेनोइड, जैसे मान लिया अंदर भी खाली, बाहर भी टर्न्स यहाँ होते हैं, सिर्फ टर्न्स यहाँ होते हैं, ठीक है ना, इन बिटवीन द रीजन्स यहाँ टर्न होते हैं, उसको टोरॉइड बोलते हैं ना। तो सिर्फ अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा बच्चों, बाहर भी जीरो होगा, अंदर कितना होगा मैं आपको बता दूं, म्यू नॉट NI/2πr, 2πr, ये मैग्नेटिक फील्ड इन बिटवीन है बेटा, यहाँ पे इन बिटवीन, इस पॉइंट पे P पे, तो मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे है जो इन दोनों के बीच में हो। सर R क्या लेना है, R लेना बच्चों, इसकी रेडियस अगर A है, अगर इसकी रेडियस अगर B है, बड़े वाले सर्कल की B, छोटे वाले की A, तो R को क्या लोगे, R जो लिया जाएगा दैट इज इक्वल टू A+B/2, रट लो। अगर आपसे दो टर्न दे रखे, उनके बीच में टर्न है टोरॉइड वाले बेटा, यहां भी खाली है पहला टर्न, ये दूसरा टर्न, क्लियर है ना, मतलब इस तरह से। और यहाँ पे जो जो लूप है, यहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड मतलब टर्न बाउंड कर रखे इस एक्सिस में, इस लेवल, इस रेंज में, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, ये वाला। और अगर अंदर पूछे तो जीरो, बाहर पूछे तो भी जीरो, लेकिन याद रखना यहाँ आर क्या लोगे, आर लोगे A+B/2, यानी कि अगर ए और बी दे रखे हैं तो यहां तक की कोई भी डिस्टेंस अगर लोगे तो A+B/2, लेकिन ये आर यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान रहा हूं मैं, देखो यहां से यहां तक की, इसको आर बोलते हैं, लेकिन ये वैल्यू कैसे निकालोगे, A+B/2। मुझे लगता है आप आराम से इसको सोल्व करके न्यूमेरिकल बता सकते हो, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है, अगला है टोरॉइड हो गया, सोलेनोइड हो गया, ठीक है। और अब है फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। बच्चों ये इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और इसके फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट हैं। अब आपको ये सर कौन कौन से फॉर्मूला जिसमें हमसे पूछे जाएंगे, देखो बेटा, अगर आपको फोर्स का फॉर्मूला निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इफ ये टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, लो बेटा, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, एंटी पैरेलल भी हो सकता है, पैरेलल और एंटी पैरेलल, क्लियर ना बेटा, उससे स्ट्रेट वाली, ठीक है। अब मान लिया ये वायर है, ये और ये दो वायर हैं, एक में I1 करंट है, दूसरे में I2 है, इनके बीच का गैप कितना है, R है। तो बेटा याद रखना ये वायर भी इनफाइनाइट वायर है, मान लिया इनफाइनाइट है, ठीक है, दोनों इनफाइनाइट वायर हैं, तो यहाँ क्या होगा, इनफाइनाइट वायर, लिख लो इनफाइनाइट वायर। अब इनफाइनाइट वायर में क्या होगा, ये वायर इस पे यूनिट लेंथ में फोर्स लगाएगी, ये वायर इसकी यूनिट लेंथ में फोर्स लगाएगी, पहली फर्स्ट सेकंड फर्स्ट पे लगाएगी, फर्स्ट यूनिट लेंथ पे फोर्स लगाएंगी। क्या फॉर्मूला आता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, जो जिस पे लगाए, सब या फर्स्ट सेकंड पे लगाए या सेकंड फर्स्ट पे लगाए पर यूनिट लेंथ, या फर्स्ट सेकंड पे लगाए, बात एक ही है, F/L इज इक्वल टू म्यू नॉट, इसमें करंट अपॉन 2πr, याद रखना बेटा, आर क्या, दोनों के बीच का गैप, ये फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, एक दूसरे पे जो लगाती है वो इतना होता है, याद रखना, क्लियर है ना। और ये फोर्स कैसा लगाएंगी, मतलब जल्दी, ये कैसा लगाएंगी, ये अट्रैक्टिव, पैरेलल, हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे की साइड लगाएंगी, एरो भी सुन याद रखना, पैरेलल वायर अट्रैक्टिव, एंटी पैरेलल क्या होगा बच्चों, ट्रिपल सी। फॉर्मूला होता है F/L म्यू नॉट I1 I2 अपॉन क्या होगा 2πr। अगर दो वायर में करंट अपोजिट है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी बेटा, रिपेल, सेम फॉर्मूला, बिल्कुल सेम फॉर्मूला, चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन बदल जाएंगी। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ लिख देता हूं, ये फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ है बेटा, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी आपको परेशानी होने वाली है, क्लियर है। अगला बताओ सर, ठीक है, तो मैं क्लियर हो गया माइंड में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है टॉर्क एक्टिंग ऑन ए, टॉर्क। अब आपको पता है सर टॉर्क का फॉर्मूला, जो फोर्स लगेगा किसी लूप पे तो टॉर्क भी जनरेट हो सकता है, क्योंकि फोर्स क्या कर सकता है कि चीज को सर्कल में घुमा भी सकता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, अगर कोई भी लूप मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए
ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपको पता है कि अगर इसमें करंट दे दिया जाए, मान लिया करंट आई है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस पे दोनों आर्म पे फोर्स लगा के इसको रोटेट करेगा, टॉर्क जनरेट होगा। आपको पता है, डेरिवेशन नहीं करवाना मुझे, फॉर्मूला सुनो क्या होगा। टॉर्क का फॉर्मूला होता है एन बी आई ए साइन थीटा। क्लियर ना आपको? जैसे थीटा क्या है, एन है नंबर ऑफ टर्न्स, बी है मैग्नेटिक फील्ड, आई है करंट जो दिया गया है इसको, ए है इसका एरिया, और एल थीटा किसके बीच का एंगल होता है, बी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। याद रखना थीटा होता है एंगल बिटवीन, अगर मैं यहां पे नोट करूं कोस प्रोडक्ट तो क्या होगा, एन बी, ठीक है ना, एन बी आई, सॉरी बी क्रॉस ए, एन आई बी क्रॉस ए, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर बेटा याद रखना क्यों, ठीक है ना। आप आराम से बता सकते हो कि अगर मैं टॉर्क की बात करता हूं, ये होता है ए और बी के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या है इसका परपेंडिकुलर, देखो इधर, और बी उधर है, तो थीटा कितनी होगा इस केस में, तो 90 होगा, लेकिन किसी केस में 0 भी बनेगा। तो याद रखना टॉर्क जो होता है ये एंगल बिटवीन जो होता है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड बेटा। एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर जो होगा, जैसे इसका ऐसे है तो ऐसे है, क्लियर ना। अगर एरिया इधर है तो इस डायरेक्शन में, इधर है तो इस डायरेक्शन में, ऐसे है तो ऊपर की डायरेक्शन में, तो इसका मतलब एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी मैग्नेटिक फील्ड। सुन लो ये टॉर्क है बेटा, इसको घुमाएगा इतना टॉर्क लगा के, आप इस फॉर्मूले में सारी चीजें याद रखना, नंबर ऑफ टर्न्स, बी मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट, ए एरिया वेक्टर, साइन थीटा एंगल बिटवीन ए एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड बेटा। हो गया ना ये चीज। अगला पॉइंट समझो नेक्स्ट क्या है, ये टॉर्क वाला हो गया बेटा, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल ठीक बात है सर, कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे। टॉर्क का फॉर्मूला याद रख लेंगे, एन बी आई ए साइन थीटा। थीटा आपको पता होना चाहिए 20 डायरेक्शन में है, थीटा किधर बनेगा, एरिया वेक्टर, एरिया किधर शेप अपनी बदल सकता है ना टर्न कर करके बेटा, तो कहीं ना कहीं आपका एंगल बार बार बदलता रहेगा। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर होनी चाहिए माइंड में। एन नंबर ऑफ टर्न्स, बी मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट, लो लिख दूं नंबर ऑफ टर्न्स 10 5 कितने भी हो सकते हैं यहाँ पे, क्लियर ना बेटा। बी मैग्नेटिक फील्ड, बी मैग्नेटिक फील्ड, ए क्या है एरिया ऑफ लूप, कुछ भी हो, आई क्या है करंट इन द लूप, इन द लूप। बिल्कुल, अब बताओ क्या दिक्कत है, थीटा मैंने लिख ही दिया, थीटा क्या है यहाँ पे, हो जाएगा यार। टॉर्क का फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला एक दूसरे पे जो लगेगा, ये पर यूनिट लेंथ, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, क्लियर है ना। एक मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर, उसके अंदर क्या फॉर्मूले याद रखने हैं मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर में, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर यहाँ लिख लो बेटा, यहीं पे बता देता हूँ। मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर सेम ऐसा ही, मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर। अब मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर में क्या है, एक होता है करंट सेंसिटिविटी, और ये क्या होती है बच्चों, वोल्टेज सेंसिटिविटी। पक्की बात है ना, करंट सेंसिटिविटी, दूसरी होती है बच्चों क्या, शाबाश बोलो, वोल्टेज सेंसिटिविटी, वीएस और आईएस, क्लियर है। तो क्या होगा मैं आपको बता दूं, करंट जो आईएस होता है वो होता है NBA/K, याद रखना ये करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है। मतलब आपका मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर पता है ना कि करंट बहुत कम करंट आने की वजह से जो डिफ्लेक्शन होता है, लूप में जो डिफ्लेक्शन ऐसा ही होता है, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड टर्न करवाता है। तो इसका मतलब NBA/K, के को क्या बोलते हैं, कपलिंग कांस्टेंट, ये एग्जाम में देगा, कपलिंग कांस्टेंट। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, बी है मैग्नेटिक फील्ड, ए है एरिया, सेम बेटा, इसको याद रखो, बस ये टर्न कर जाएगा। कपलिंग कांस्टेंट आता है यहाँ पे, स्प्रिंग कांस्टेंट बोल सकते हो, उसमें स्प्रिंग लगा होता है, ठीक है, ये वैसे कांस्टेंट आता है, इस के को याद रखना, इसको कपलिंग कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है, अगला है अगर वोल्टेज पूछे तो NBA/K/R, याद रखना, रेजिस्टेंस हो जाए, रेजिस्टेंस और आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, हाँ ये वोल्टेज सेंसिटिविटी तो नहीं है, सॉरी, हाँ ठीक है, और ये करंट सेंसिटिविटी है, सॉरी बेटा छोटी सी मिस्टेक मेरे से होगी है, इसलिए इसको याद रखना, ये करंट सेंसिटिविटी है बच्चों, NBA/K, और रेजिस्टेंस और आ जाए तो वायर का आर क्या है, वायर रेजिस्टेंस, और लिख देता हूं आर है इस लूप वायर का रेजिस्टेंस जिसमें करंट जाता है बेटा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ ए
वायर कर लोगे ना। के क्या है, कपलिंग कांस्टेंट, एन क्या है, वही नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, करंट, जो भी आपको लेना है वो यही चीजें हैं। बस ऐसा ही डायग्राम होता है, लेकिन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लगती है, रेडियल मैग्नेट। क्लियर है ना। अगला पॉइंट क्या है नेक्स्ट, ये चीजें आपको क्लियर होगी बेटा। आगे आगे क्या, गैल्वेनोमीटर कन्वर्जन इनटू क्या बताओ, मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो एमीटर में कन्वर्ट करना आपको पता है ना। अगर मान लिया आपको कोई भी मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर के साथ अगर पैरेलल में शंट जोड़ देते हैं लो रेजिस्टेंस, तो आपको पता है कि शंट के जुड़ने से ये पूरा का पूरा सेटअप क्या बन जाता है बच्चों बताओ, एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये पूरा एमीटर बोला जाता है, ठीक है ना। मुझे डेरिवेशन नहीं करवाना, लेकिन ये याद रखना गैल्वेनोमीटर शंट पैरेलल में जुड़ा होता है। जो गैल्वेनोमीटर में से जाता फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आईजी, यहां से क्या जाएगा आई माइनस आईजी। तो आपको याद रखना है वोल्टेज पैरेलल में सेम रहता है शंट के साथ वोल्टेज, और मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर जो पैरेलल में जोड़ रखा है उसके साथ वोल्टेज सेम रहेगी। तो आईजी जी इज इक्वल टू आई माइनस आईजी इंटू एस। तो आप आराम से इस रिलेशन से आईजी एस या जो भी निकाल सकते हो, जो भी पूछे आपसे। एस होती है शंट लो रेजिस्टेंस बेटा, शंट। आईजी क्या देगा आपको, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, जहां किलोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्टेड हो जाएगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, डिफ्लेक्शन करंट, ठीक है ना। और एस आईजी, जी क्या है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। और व्हाट इज आई, आई क्या है सर, फुल स्केल तो आईजी हो गया। तो आई क्या है, टोटल करंट, टोटल रेंज ऑफ करंट, जो आपने मूव करवाना है, टोटल रेंज ऑफ करंट, टोटल रेंज ऑफ करंट। याद रखना बेटा कि 0 से 5 एम्पीयर का करवाना है, 0 से 50 का करवाना है, तो आपको 50 10 लेना है। जैसे मैं कह दूं 0 से 5 का करवाना है, एम्पीयर करंट फ्लो करवाना है, तो 5 एम्पीयर होगा आई टोटल। क्लियर है ना। तो इसका मतलब रेंज ऑफ, टोटल रेंज ऑफ करंट। क्लियर है। जी क्या है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, आईजी क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, और एस का है शंट। तो आपको रिलेशन याद रखना बेटा। टोटल रेजिस्टेंस एमीटर का पूछे तो कितना होगा, 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/G प्लस 1/ शंट जो लो रेजिस्टेंस होता है। बस ये टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहां से निकाल सकते हो। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। बिल्कुल क्लियर है सर, एक एक चीज नोट कर रहे हैं हम कॉपी में, वेरी गुड। क्लियर है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर लो रेजिस्टेंस पैरेलल में शंट जोड़ते हो तब एमीटर बनता है पूरा सेटअप। तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहां से न्यूमेरिकल पूछ सकता है, यहां से पूछ सकता है, ये चीज आपको देगा जो मैंने लिखी है अपनी कॉपी में, आराम से नोट करना, कर सकते हो ना। अगला पॉइंट क्या है, लो रेजिस्टेंस। लो अच्छे से कर देता हूं ताकि तुम्हें पता चल जाए कि कौन सा ये जी है बेटा, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, ठीक है। अगला अगर मान लिया क्या है बताओ, वोल्टमीटर के साथ, वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसके साथ हाई रेजिस्टेंस सीरीज में, लो मैं रब करके लिख देता हूं। अगर आपको लगता है कि भाई हाई रेजिस्टेंस अगर सीरीज में जुड़ जाए तो क्या होगा, ये गैल्वेनोमीटर, इसके साथ हाई करंट, हाई रेजिस्टेंस, हाई वाला बहुत, और यहां से यहां तक जुड़ने के बाद ये पूरा सेटअप बन गया बच्चों वोल्टमीटर वाला, ठीक है ना। लेकिन जाएगा करंट आईजी ही, याद रखना। क्लियर है। तो आप आराम से क्या करोगे बताओ, आपको पता है कि भाई ये आईजी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, जी गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, आर हाई रेजिस्टेंस, वोल्टेज अगर आपने वी इज इक्वल टू क्या होता है आर आई, ठीक है ना। तो वोल्टेज वी, आर, आर कितना होगा, आर होगा जी प्लस आर, जी प्लस आर, और ये क्या होगा आई। क्लियर है ना। तो आराम से आई जी, तो इसका मतलब आप आई जी की वैल्यू निकाल सकते हो ना, कुछ भी निकाल सकते हो, 1/जी प्लस आर। लो, यानी कि आप ये गैल्वेनोमीटर के का रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर का वोल्टमीटर और आपस में कन्वर्जन कर सकते हो। हाँ, टोटल रेजिस्टेंस ये आ गया बेटा, ये टोटल रेजिस्टेंस है। करंट पूछे तो गैल्वेनोमीटर करंट तो ये आ गया बेटा, V/G प्लस आर। तो याद रखना सीरीज में हाई रेजिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा अगर किसी मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलना चाह रहे हो, तो ये सेटअप होगा। ये फॉर्मूले आप याद रखने हैं, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट या गैल्वेनोमीटर करंट, एक ही बात है ना, आईजी। तो ये आईजी निकालना हो तो आपको टोटल वोल्टेज देगा, उसके बाद ये जी और आर दोनों के रेजिस्टेंस देगा, डिवाइड कर देना, गैल्वेनोमीटर करंट आ जाएगा। कर सकते हो ना। तो मुझे लगता है ये, हाँ, आराम से आप कर लोगे, ठीक है ना।
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे फॉर्मूला हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, एक एक न्यूमेरिकल को एक एक फॉर्मूला यहाँ से नोट करके ट्राई करना, कर सकते हो ना। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या लेके आएंगे, मैटर एंड मैग्नेटिज्म, मैटर एंड मैग्नेटिज्म, कर लोगे या नहीं, वेरी गुड। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।